अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी तक जितने भी तो व्हाट आई कंक्लूड फ्रॉम देयर कि मैं क्या चीज़ समझ रही हूँ कि चूंकि क्लासेस दोबारा ऑनलाइन पे आ गई हैं, तो अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन students are having an option either to continue with their teachers with whom they were having physical classes. आप उनके साथ भी कर सकते हैं और आप ये जो क्लासेस हमारी हो रही हैं पूरे यानी नेशनल लेवल के ऊपर आप उनको भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी जो लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं या कहते हैं कि इस वक़्त कह रही हैं कि ग्रुप्स में डाल दें, उससे भी मुझे ये समझ में आती है कि दे आर मोस्टली द स्टूडेंट्स हू वर टेकिंग फिज़िकल क्लासेस और अब वो दोबारा हमें जॉइन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही है, यू आर वेलकम, आप ज़रूर करें हमें। और एक और आज जो थोड़ा-सा इश्यू मुझे आ रहा था वो ये कि आपके जो क्लास के सीआर अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है जब मैं लोगों को शेयर करती हूँ, तो वो कहते हैं कि ये व्हाट्सएप पे नहीं है। ऐसा क्या है आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज करके क्लियर करें। और आप मरदान अली आई रिमेंबर आप सीआर का रोल प्ले कर रहे थे और इससे पहले शनावर थे। मैंने शनावर का मैसेज भी पढ़ा है। व्हाटएवर इज़ आप प्लीज़ मुझे इंडिविजुअली क्लास के बाद टेक्स्ट कर देना कि अगर कोई स्टूडेंट पूछते हैं सीआर का, तो मैं कौन-सा नंबर दूँ? बिकॉज़ दैट नंबर इज़ नॉट वर्किंग जो अभी मेरे पास मरदान अली का नंबर था। दे से कि इट्स नॉट ऑन व्हाट्सएप, बट हूएवर इज़ कॉन्टैक्टिंग मी, मैं उनको लिंक भेज रही हूँ। आप सबको लिंक मिल गया होगा। अ फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम इस्लामाबाद वो कॉन्टैक्ट कर रहे थे। तो आपने क्लाउड पे सारे मटेरियल पड़ा हुआ है। मैं एक दफ़ा आपको फिर से गाइड कर दूँ, आप मुझे ज़रा गौर से सुनिए। कल मैं ऐसा करूँगी, आई वाज़ थिंकिंग कि मैं सिलेबस आउटलाइन जो आपका है, उसको एक दफ़ा आपके सामने हम रिवाइज़ करते हैं और उससे रिलेटेड जितना मटेरियल आपके पास मौजूद है, वो आप पढ़ेंगे। फिर मैं क्लियर कर दूँ एक बात, नोट्स आपके सेट 1, 2, 3 के नाम से सब मौजूद हैं। सारे के सारे सेट इम्पोर्टेंट हैं, उसमें सारा वो मटेरियल है जो आपके सिलेबस में है। एक्सेप्ट फॉर सेट नंबर 9 जो मैंने आपको जब पढ़ाया था, जो रेगुलर लोग मुझे सुन रहे हैं, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, दे नो जो सेट नंबर 9 आपके क्लाउड पे यानी रखा हुआ है, वो ऑप्शनल था। वो सीए की बुक में चूँकि बहुत उसके ऊपर स्ट्रेस है उस टॉपिक पर, तो तब तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी था। लाइक इफ यू वांट टू रीड दैट वेल एंड गुड, अगर आपको टाइम नहीं बचता तो आप उसको पार्क कर दो, साइड पे रख दो के बाद में देख लेंगे। इसी तरह कुछ फिलर टॉपिक के नाम से सेट आपको मिलेंगे, 12 और 13 सेट है। उसके अंदर एक-एक हेडिंग के साथ थोड़ा-थोड़ा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने साथ-साथ गाइड भी किया था। वो भी अगर आप पढ़ लें तो इट्स गुड। लेकिन आपको मैं अभी थोड़ा-सा आपको गाइड करती चलूँ। आपको जो ज़्यादा सवाल पेपर में सेट होंगे, वो ज़्यादातर जनरल कम्युनिकेशन के टॉपिक्स पे होते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन के सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है? अभी आप मुझे सुनो, ये मैंने सामने रखा है मेमोरेंडम, इस पे आपने काम आज करना है, मैं उस वक़्त आपको पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी। तो आपका जो सिलेबस है उसमें कम्युनिकेशन जनरल टॉपिक विद ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आपके पास सेंडर, एनकोडर, डिकोडिंग, फीडबैक ये सारा कुछ होगा। फिर आपका कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अपवर्ड, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल है, ये आपको सारा पढ़ाया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 7 C's दैट इज़ द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें से लाज़मी सवाल आते हैं। फिर आपका एक टॉपिक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसमें से आपको लाज़मी सवाल आएँगे, उसमें एक्सियम्स, यूनिवर्सल्स इसके ऊपर सवाल आएँगे। कम्युनिकेशन के बैरियर्स पे सवाल बहुत आते हैं, ये आप देखेंगे। फिर कम्युनिकेशन में
आपके पास ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के कंपैरिजन पे सवाल आते हैं कि व्हाट इज लाइक बेनिफिट ऑफ राइटिंग ओवर ओरल एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ओरल ओवर रिटन, ये आपको सवाल एक आता है। फिर आपको ओरल के अंदर वर्बल नॉन वर्बल पे सवाल आएंगे। फिर आपको मैंने रिटन के ऊपर आपको अलग से ग्राफ चार्ट सारे सिखाए, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन, उस पे सवाल आपको आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो मैंने पूरा चैप्टर सीए की बुक के आखिरी आखिरी चैप्टर है बुक का, वहां पर से आपको कराया। उसके बाद आपके पास जो बाकी टॉपिक्स बचते हैं जिसमें रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, मेमो राइटिंग, आपकी टाइप्स ऑफ डिफरेंट लेटर्स, इनके ऊपर और इनके फॉर्मेट के ऊपर आपको एमसीक्यू जरूर आते हैं। वो सारा हमने डिटेल में कर लिया है। और आप अगर सेट खोल के देखते हैं, जो लोग अभी ज्वाइन किया है या बीच में कुछ मिस किया है आपने, या जिन्होंने रेगुलर भी सुना है, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यू जस्ट गेट मी कि आपने क्या करना है। आपके पास ये जो थ्योरी, यानी आपको वैसे तो रिपोर्ट लिखनी आती है, लेटर लिखना आता है या मेमो लिखना आता है, वो तो एक अलग इशू है ना, वो तो 20 मार्क्स में 10 मार्क्स के सवाल आएंगे आपको। अब आपका 80 मार्क्स का जो पोर्शन है, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता देती हूँ। 30 क्वेश्चंस आएंगे जो 1 मार्क ईच होंगे, और 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 मार्क्स ईच होंगे। इसका मतलब है कि 55 क्वेश्चंस करके आप 80 मार्क्स सिक्योर करेंगे, और 20 मार्क्स जो है वो आपके 10 मार्क्स की आपकी रिपोर्ट होगी, और 10 मार्क्स का या लेटर होगा, या सर्कुलर होगा, या मेमो होगा, मेमोरेंडम। ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्ट ना आए, एक लेटर हो और एक सर्कुलर लिखना हो, एक लेटर हो एक मेमो लिखना हो, लेकिन हिस्ट्री शो करती है कि you definitely have a question on letter writing, which is a permanent feature. You would definitely have a question on letter writing, but the other things are going to be like in a way maybe report, but most likely a combination of report and letter, they are there. अब हमारी एक मीटिंग हुई, और जिसमें फैकल्टी लाउंज से हमने लोगों से बात की वेडनेसडे की शाम में। हो सकता है आप में से कुछ उसमें थे, फेसबुक के थ्रू आप कनेक्टेड थे और आप क्वेश्चन करते थे और आप हमसे हमें सुनते थे। तो वहां पर से एक बात और क्लियर होती है जो बताई गई कि 20 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम का हिस्सा और 80 मार्क्स का एमसीक्यूज का हिस्सा, इसमें से कलेक्टिवली आपने 50 मार्क्स लेके पास होना है। और एक बात मैंने तब भी सबको ये बात कही थी, वहां मैसेज दिया था कि अगर आपको 5, 6, 7 सवाल नहीं आते पेपर में, तो उसकी वजह से अपना बाकी पेपर जाया मत करना। आपने फोकस करना है कि जी मुझे 10 नंबर के सवाल नहीं आते इस वक्त, 12 नंबर के नहीं आ रही, 15 के नहीं आ रही, क्लियर है, मगर आपके पास बाकी मार्क्स तो बचे हुए हैं ना। 85, 90 मार्क्स आपके पास है, आप उसमें से स्कोर करें। और बाकी जो जो सवाल गलत लगता है या नहीं आता, उसको आप रख लें और उसको से दोबारा से उसको विजिट कर लें, उसको देख लें, और बड़े कॉन्फिडेंस से बैठे पूरी तैयारी के साथ। और लेटर और रिपोर्ट के फॉर्मेट की, मेमो के, सर्कुलर के फॉर्मेट की इतनी तैयारी आपकी हो कि आप 1 मिनट ना लगाएं और उसको टाइप कर लें। अब ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे से, या आप अपने सीआर, जो अभी मैं भी कह रही हूँ कि क्लियर कर लो, या जीआर जो हैं, जो गर्ल्स को देख रही हैं, अगर आपको ज्वाइन कर रहे हैं बहुत सारे लोग जिनको कंफ्यूजन आ रही है इसे फॉर्मेट के अंदर, तो मैं जरूर ऐसा कर सकती हूँ कि एक क्लास में डेडिकेट कर दूं, उसमें जिन लोगों को जरा सी भी कंफ्यूजन है वो फॉर्मेट दोबारा सीख लें। आप ये 20 मार्क्स के पार्ट को क्यों सेक्रीफाइस करो, क्वेश्चन अराइजेस, जबकि आपको खत और रिपोर्ट वैसे भी जिंदगी में लिखनी आनी चाहिए। आप, मैं ये कहूंगी इसके ऊपर तो आपको फोकस करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में है, फॉर्मेट लिखना आपके कंट्रोल में है, और थोड़ी सी मेहनत से आप उसकी बॉडी ऑफ द लेटर भी लिख लोगे। उसके लिए मैं सबको फिर बता दूं,
क्लियर कर दूं कि आप जब लिंक पे जाओगे, आप लिंक को क्लिक करोगे, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें लेटर के नोट्स हैं, वहां पे पीडीएफ, लेटर, रिपोर्ट, नोट्स आपके पास मौजूद है। और इसके अलावा एक जगह पे मैंने लिखा है कट एंड पेस्टेड लेटर्स। वो लेटर शॉर्टकट हैं उन लोगों के लिए जिनको लंबे लंबे लेटर्स लिखने नहीं आते, बट दे वुड डेफिनेटली पास, आई गारंटी यू, इफ दे राइट दैट टाइप ऑफ लेटर स्टिल। वो मैंने कट पेस्ट करके, सिर्फ बॉडी ऑफ द लेटर है जो कि स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में मौजूद है, तस्वीरें उसकी स्कैन करके पीडीएफ में रखी हुई हैं। वो हर तरह का लेटर है और उसका स्टार्ट और एंड आप पढ़ो तो आपको वो याद हो जाना चाहिए। हमेशा स्टार्ट और एंड बहुत मिलता जुलता होता है, इट इज समथिंग वेरी कॉमन, एंड यू हैव टू पुट समथिंग विच इज गिवन इन द करंट सिनेरियो, वो उसके अंदर आपने लगा देनी होती है। ठीक हो गया? तो इस तरह से आपने अपने सिक्योर करना है उन 20 मार्क्स को, और आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं कि जी मुझे लेटर भी आता है, मुझे रिपोर्ट, मेमो, सर्कुलर सब लिखना आता है। तो आपका जो है ये और बाकी चीजों के बारे में आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। अब जैसे कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मैं आपको सेट एक दफा रिवाइज कराती हूँ क्या है, और फिर मैं उसमें से आपको एमसीक्यूज कराती हूँ। और बहुत सारे लोग जो मुझे साथ साथ मेरे कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि उनके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी मैं थोड़े से मुश्किल की तरफ मूव कर रही हूँ। आज आप मेरा जो कराना है, मैंने आज मैं आपको एमसीक्यूज कल कल कराऊंगी एमसीक्यूज, इसलिए आज मैंने एक मेमोरेंडम रखा है कि आप इस पर पहले काम करेंगे, फिर मैंने आपको अगले वाले सेट जो है वो रिवाइज करा देंगे। आज आज का ये एजेंडा है। कल मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगी, और इसके अलावा मैं आपको जो टॉपिक्स आपके रह गए कल, पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी। जी देखो हमने ये कर लिया है, कवर हो गया है, मैं उस पर टिक कर लूंगी या उसको हाईलाइट कर लूंगी। और कुछ छोटे छोटे पार्ट्स रह गए हैं, जिनमें से एक लंबा पार्ट है, दैट इज केस मेथड लर्निंग, वो मैं आपको डेफिनेटली करा दूंगी। और उसमें हमने क्या करना है कि जो टॉपिक आपके रह गए हैं, अगर मैं जब तक आपको नहीं कराती हूँ अभी तक, आप सोचें कि आपके पास कितना टाइम है पहले वाले सेट्स को, पहले वाले नोट्स को रिवाइज करने का। और मैं आपको फिर ये भी बताती चलूं, एमसीक्यूज आपके पास जो पड़े हैं वहां पर एक सेट सीए एमसीक्यूज के नाम से, वो एक्चुअली सीए की बुक के हर चैप्टर के एंड में दिए गए एमसीक्यूज हैं, और लास्ट चैप्टर जो है वो उसका सोल्यूशन यानी की है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसके कर लेने से भी आप समझें कि आपकी इतनी ज्यादा तैयारी हो जाएगी। अब वो स्टूडेंट जिनका, मैं पुराने स्टूडेंट से कभी मेरी बात हो गई इत्तेफाक एक दो लोगों से जिन्होंने पहले आपसे सीनियर आपसे है पास पेपर किया, मैंने उनसे पूछा तो कोई एक आध स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली 48 के ऊपर फेल हुआ, विच इज लाइक वेरी लाइक डिप्रेसिंग फॉर अ स्टूडेंट कि वो 2 नंबर से रह गया। मैंने उससे पूछा कि आपने कहाँ से तैयारी की, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने तो सिर्फ जो बुक आईसीएमए के नाम से पब्लिश हुई हुई है, क्योंकि वो आईसीएमए की ऑफिशियल बुक नहीं है लेकिन वो पब्लिश हुई हुई है, उन्होंने सिर्फ सिर्फ वो पढ़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ वो बुक पढ़ते हैं तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। फिर कुछ स्टूडेंट जो अभी करंट आपके साथ स्टूडेंट हैं, अभी हो सकता है आप में से सुन भी रहे हो, मैंने उनसे बात करने का मौका मिला जब वो फिजिकल में चले गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि दे वर ओनली फोकसिंग ऑन सीए बुक, क्योंकि उसमें से ज्यादातर आता है। तो बात ये निकली कि आप सीए की बुक पढ़ ले और आईसीएमए वाली दोनों बुक्स को अगर पढ़ लिया है तो यू पास इट डेफिनेटली, गारंटी। ठीक है, और आपको फॉर्मेट्स आते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस आ गई, सीए की बुक पूरी खुद पढ़ लो और आईसीएमए की बुक भी पूरी पढ़ डालो, वही चैप्टर पढ़ लो, वेल एंड गुड। मैंने इनको मर्ज करके ये जो चीजें जरूरी थी वो डालकर आपको सेट्स बना दिए। इसलिए अगर आप सेट्स को पढ़ लें तो भी आपका बहुत जबरदस्त हो जाएगा काम। ठीक है, तो साथ साथ आपको होते जाएंगे एमसीक्यूज, तो यू विल क्लियर इट। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें कुछ एमसीक्यूज 1 नंबर का और बाकी 2 नंबर के क्यों होते हैं। उसकी वजह यह है कि जो 1 नंबर का होगा उसका उसका जो आप कह लें वर्थ कह लें या उसकी
कॉम्प्लेक्सिटी कह लें, वो थोड़ी कम होगी, वो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के सवाल होंगे। आप एक बात मुझे बताओ, अगर आपके वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल सारे आते हैं और 30 के 30 तुमने कर लिए, तो 30 नंबर तो है ना तुम्हारे पास आ गए। अब तुमने 20 के लिए कोशिश करनी है, ठीक है ना, समझ गए हो ना? अब अभी तुम्हारे पास 55 नंबर के आगे सवाल पड़े हैं, 50 नंबर के सवाल पड़े हैं, जो कि 25 क्वेश्चंस हैं, जो 2 मार्क्स ईच के, और फिर अभी तुम्हारे पास लेटर भी पड़े हुए। तो इट्स नॉट अ बिग डील, आई एम टेलिंग यू। और फिर कुछ स्टूडेंट ने एक कराची से और एक और स्टूडेंट ने मुझसे जैसे बात की, कल भी बात हुई, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो, कि जी 2 पेपर मैं दे दूं अभी दिसंबर में, या 1 दे दूं, बाकी मैं फरवरी में दे दूं। मुझे ये मंतक समझ नहीं आ रही। या तो आप सारे ही दे दो, आपकी अटेम्प्ट दोबारा ना लगे, या फिर आप फरवरी में सारे दे लो। अगर आपको इकोनॉमिक्स मुश्किल लग रही है तो बाकी तैयारी कर लो जल्दी से, इकोनॉमिक्स को टाइम और दे देना। और अगर अकाउंटिंग या बीसी कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है तो उसकी जो है आप तैयारी करने में टाइम लगाओ। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग बीसी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, उन्हें कोई भी इस चीज के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनकी तैयारी नहीं है या वो पास नहीं कर पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात जो मैं सारी अभी तकरीर की है, वो सिर्फ आप लोगों के दिमागों में कुछ एम्बिगुइटीज हैं, वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। और एक और चीज नोट कर लो, आपका टाइम जो है वो 2 आवर 30 मिनट्स है। ये कोई कम टाइम नहीं होता। एक सवाल, चाहे वो 1 नंबर का एमसीक्यू या 2 नंबर का, 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है। आपने जल्दी से पढ़ा, आधे मिनट आपका बस एवरेज ले लेनी चाहिए, और आपके पास जो टाइम बचता है वो आपका लेटर वगैरह पे होगा। फॉर्मेटिंग आपको आती है, आपने 1 सेकंड में सब कुछ वहां पे लगा दिया और फिर आपने लिखना शुरू कर दिया। वेरी सिंपल एंड इजी। आज मैं जैसे मेमो करा रही हूँ, मैं आपको इसी वीक में एक दफा लेटर एक और करा दूंगी, कल या परसों में एक लेटर और करेंगे। आज जो लोगों ने ज्वाइन किया है, जो फिजिकल से दोबारा आ गए हैं, उनका भी फायदा हो जाएगा, और जो लोग मुझे कंटिन्यू करें उनकी भी एक रिवीजन हो जाएगी। जी, अभी मैं देखती हूँ कि somebody has asked question। अभी इशना पूछ रही है, नहीं जी, मुझे जो अभी आपकी कि मेरे हमारे पेपर कब होंगे, मार्च में होंगे, मुझे जो अभी फैकल्टी लाउंज में मीटिंग थी वेडनेसडे को, उससे ये पता चला है कि February 20 के अराउंड आपके पेपर शुरू होंगे। जैसे December 20 के अराउंड ये वाले हो रहे हैं, तो February 20 के अराउंड, क्योंकि जनवरी के मिड तक आपका कोर्स के टाइम है कवर करने का। तो उसमें हमारे अगर पूरे आवर्स में भी हम कर लें या कम आवर्स में भी कर लें, तो वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस। ठीक है, लेकिन अभी तक वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने अभी लेटर या मेमो या जो भी रिपोर्ट है उन पे बिल्कुल वर्किंग शुरू नहीं की हुई, तो उनको जरा थोड़ा अपनी अपनी स्पीड अप करें। इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप अभी तक आपको, यानी अगर लिखना नहीं आता लेटर वगैरह या जो भी, तो उस पर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, हम जब कोई चीज सीखते हैं ना, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड हर वक्त रहती है, वो हमें प्रिपेयर करती रहती है, हम मेंटली उसके लिए अपने आप को तैयार करते रहते हैं। तो इसलिए आपने ये चीज जो है ध्यान करनी है, ठीक है। और जो अभी इश्ना फिर पूछ रही है कि फिजिकल क्लास होंगे, एग्जाम के ऑनलाइन होंगे, मुझे लगता है मोस्ट लाइकली फिजिकल हो जाएंगे। अभी मुझे दिसंबर वाले का नहीं पता, आपका पास सर्कुलर एक आया हुआ था और एक ग्रुप में भी शायद शनावर ने ही शेयर किया हुआ है, उसमें शायद कुछ मैंने उसकी डिटेल नहीं पढ़ी। लेकिन जो कुछ भी है, एक और मैं आपको बात बताऊं, ये जो चीजें होती है ना ज्यादा बहुत ही टिपिकल ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ये आपको डायरेक्ट कॉल करके वहां पे पता कर लेनी चाहिए, किसी भी स्टेशन पे जहां पे भी आप हैं, अपने रिलेटेड ऑफिस को कॉल करें और उनसे इंफॉर्मेशन ले लें, ठीक है। तो इससे आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन और ये भी हो सकता है कि जैसे सीए को भी मैं पढ़ाती हूँ, तो उनके पास ऑप्शन है कि दे कैन गो फॉर फिजिकल और दे कैन गो फॉर ऑनलाइन। उनके पास ऑप्शन मौजूद है अभी तक, अभी उनके दिसंबर में एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें ये ऑप्शन है उनके पास। तो इसी तरह आपके पास भी होगी। इन एनी केस आप अपने दिमाग को दोनों चीजों के लिए तैयार रखिए। किस तरह से आप एग्जाम देंगे,
आपके पास चीजों की तैयारी है कि नहीं, आप किस तरह से उनके साथ ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग को इस पे लगा के रखें, आपकी इंटरनेट की स्पीड, आपका सारा जो कुछ है, इफ यू गो फ्रॉम फॉर जो आपके पेपर्स हैं घर से दे रहे हो, तो फिर आपने किस तरह से उसको करना है, ठीक है। ये आपने ज़हन में दोनों चीजें, जिसे कहते हैं ना बैकअप प्लान। बैकअप प्लान होता है कि अगर एक चीज खराब हो गई तो इसके बैकअप प्लान है हमारे पास, ठीक है ना। घर में अगर टॉर्च ना चले या यूपीएस खत्म हो जाए एकदम से, तो क्या कभी आपने मोमबत्तियां रखी है घर में, कैंडल्स रखी है, ये टॉर्च, ये हो रही अजान, मैं रुकूंगी, आप तब तक ये सिनेरियो जरा पढ़ो। जी, आप सिनेरियो है कि आपने एक मेमोरेंडम लिखना है, और लिखा है सिनेरियो, ऑन March 15 you wrote to all department managers asking them for their budget needs for the second 6 months of 2020। यानी पहले 6 महीने का तो बजट पहले बहुत तैयार हो गया होगा, उस पर आपका सारा वर्किंग हो रही होगी। तो अगले 6 मंथ्स के लिए, यानी अगर साल को दो हिस्सों में ले तो फर्स्ट 6 मंथ और सेकेंड 6 मंथ जो है, अगर आप गौर करें तो वो जुलाई से शुरू होंगे, है ना। जून तक का पहला 6 महीने और जुलाई, ये नहीं लिखा हुआ लेकिन आपने फौरन इमेजिन कर लेना। इट इज नाउ April 10 एंड सेवरल बजट स्टिल हैव नॉट बीन सेंट टू यू। अभी बहुत से डिपार्टमेंट के लोगों ने आपको बजट नहीं भेजे कि हमें क्या क्या करना है, हमें कितना चाहिए। अब जैसे मैं एक मिसाल आपको देती हूँ, बजट क्या होता है। फॉर इंस्टेंस, एक डिपार्टमेंट है जो अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए कहीं भेजता है। अगर आपने एप्लीकेशन दी कि मैंने ट्रेनिंग में जाना है, तो अगर आपका बजट खत्म हो चुका है, तो आप उन्हें एक्सक्यूज करेंगे कि हम आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते, ठीक है, फंड्स नहीं है। इस तरह हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक बजट होगा। यहाँ लिखा है कि April 10, March 15 को आपने पहला भेजा, April 10 को अब आप देख रहे हैं कि अभी भी बहुत से लोगों ने आपको बजट नहीं भेजे। Your total budget package need to be submitted to the president by April 20। आपने 10 तारीख हो चुकी है अप्रैल की, 20 तारीख तक आपने प्रेसिडेंट को सारा भेजना है। अब आपने राइट अ मेमो फॉर द सेकेंड रिक्वेस्ट टू योर डिपार्टमेंट मैनेजर। आपने मेमो लिखना है और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, आप मुझे ये भेजें। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि अगर आप में से किसी को मेमो का, मेमोरेंडम उसका पूरा लफ्ज है, मेमो इस शॉर्ट फॉर्म है उसकी, इसे इंटर ऑफिस मेमो भी कहते हैं। अगर आपको इसका फॉर्मेट नहीं आता, तो आप फॉर्मेट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, आप सिर्फ बॉडी ऑफ द मेमो लिखिए, फिर हम आपको सारा कुछ समझा देते हैं। और फिर आप अपने क्लाउड पे जाके भी चेक कर लें कि मेमो और सर्कुलर के नाम से आपके पास नोट्स मौजूद हैं। अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम लगती है, नहीं आपको समझ आती, तो आप मुझे कांटेक्ट फिर भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप ये ज़रा इस पे काम करें।
मैं आपको 10 मिनट्स का टाइम देती हूँ। ये मेरी घड़ी में इस वक़्त 3:35 हुए हैं, तो आपको 10 मिनट्स का टाइम का मतलब है 3:45 तक आप इसे लिखिए।
जी, आई होप कि आपने इस पे एटलीस्ट आपने उसका जो है बॉडी ऑफ द मेमो लिख लिया होगा, या आपको जिनको फॉर्मेट का बहुत अच्छी तरह पता है, दे हैव आल्सो रिटन फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट के हवाले से कुछ बता दूं। देखो, मेमोरेंडम ऊपर हेडिंग देना सेंटर में कैपिटल के साथ इज गुड, आप लिखें। इसके ऊपर, मेमो से ऊपर विदाउट लाइन छोड़े, अगर आप एबीसी कंपनी, जो कंपनी का नाम दिया होगा, अगर वो भी आप लिख सकते हो। आप ऊपर नाम लिखें, ना लिखें, दोनों ठीक है, परेशान नहीं होना इसके ऊपर। इसके बाद मैंने एक रेफरेंस नंबर लिखा है, एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने 2 दफा एंटर प्रेस किया। मैंने आपको रूल बताया था कि जब हम एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन से दूसरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पे मूव करते हैं, तो हम एक लाइन छोड़ देते हैं, विच मीन्स एंटरिंग, जो एंटर है उसको आपने प्रेस करना है ट्वाइस, तो आपका क्या होगा, आपकी लाइन छूट जाएगी। अब आपकी मेमोरेंडम हेडिंग वाला पार्ट खत्म हुआ, तो आपने यहाँ पे रेफरेंस दिया। रेफरेंस देना ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो, कोई मसला नहीं, आप ना लगाओ। आपने बस 2 दफा लाइन प्रेस करके आप टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट पे आ जाओ। एक मेमो का लाजमी हिस्सा है, अगर आपको टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट और ऊपर हेडिंग मेमोरेंडम दे देते हो, तो आप समझ लें कि आपको आधे नंबर मिल गए, क्योंकि इसका फॉर्मेट ही यही है कि इसको हम टू फ्रॉम और सब्जेक्ट डेट लगाते हैं। एक और चीज, जब मैंने आपको मेमो पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है, इसलिए कुछ जगहों पे इसे इंटर ऑफिस मेमो भी कहते हैं। मैं भी आपको दिखा देती हूँ वो भी इसके बाद। अगर कोई कहे इंटर ऑफिस मेमो लिखो या मेमोरेंडम लिखो तो कोई मसला नहीं है, आपने हेडिंग बस चेंज कर लेनी है। मेमोरेंडम इज ऑलवेज इंटर ऑफिस, यानी विद इन ऑफिस आप लोगों को देते हो। मेमोरेंडम का फॉर्मेट टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट एक ऐसा सिंपल एंड टू द पॉइंट आपका फॉर्मेट है कि इसको फॉलो करके ईमेल्स जो हैं, दुनिया में जो पहली ईमेल बनी होगी उसके पेज पर यही कुछ आता है। टू, जिसको आप लिखते हो उसका ईमेल आईडी डालते हो। फ्रॉम, जो लिखता है उसका नाम आ जाता है, खुद ही आ जाता है। सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से लिखते हो। कई दफा ऐसा होता है कि हम बगैर सब्जेक्ट के भेज दें तो फौरन ही हमें एक वार्निंग आ जाती है कि डू यू वांट टू सेंड एनीवे, क्या आपने बगैर सब्जेक्ट के भेज देना है? तो हमने कहना हाँ भेज दो। अगर हमने भेज दिया तो रिसीवर को जब हमारी ईमेल मिलती है तो वहां पे लिखा होता है नो सब्जेक्ट, ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है नो सब्जेक्ट, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, विच इज नॉट कंसिडर्ड प्रोफेशनल। इसलिए आपके ईमेल्स का जरूर सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। जब हम रिवीजन में वहां तक आएंगे तो मैं आपको उसको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा है, और ये मैं बात जो कर रही हूँ ये हमने सीए की बुक का लास्ट चैप्टर, एक वाहिद वो चैप्टर है जो मैंने पूरा वहीं से पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो आपने वहां से किया हुआ है सबने, स्टूडेंट ने। अगर आपको, यानी जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपकी जो सिलेबस आउटलाइन में लिखा है, कल चूंकि मैं आपसे सिलेबस आउटलाइन शेयर करूंगी, उस पे भी आपको जो एम्बिग्विटीज हैं या कंसर्न्स हैं आपने मुझसे शेयर करने हैं। अच्छा, अब हम लिख रहे हैं इस वक्त का मेमोरेंडम। आपने जस्ट, आई वुड चेक कि अगर किसी ने कुछ पूछा है तो मैं बता देती हूँ। क्या सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर द सबमिशन ऑफ, हाँ जी बिल्कुल, आप कोई भी सब्जेक्ट लाइन लिखो, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना, उजाला ने मुझे सवाल पूछा है, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। लेकिन एक मिस्टेक आप उजाला की ये कर रहे हो कि अगर आपने लिखा है ना, आपने हेडिंग दी है, आपने सब्जेक्ट लाइन लिखी है रिक्वेस्ट फॉर द सबमिशन ऑफ बजट, आपने सवाई फॉर एंड द एंड ऑफ, यानी मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ अपनी बात, कि अगर आपके सब्जेक्ट लाइन के अंदर, आप नोटिस करो जो मैंने लिखा है उस पे आ जाओ। अगर आपको सब्जेक्ट लाइन के अंदर जो कुछ भी लिखना है, उस बुक का हर लफ्ज पहला कैपिटल होगा, यानी लेटर कैपिटल होगा। सिर्फ आपने प्रेपोजिशंस, फॉर, टू, फ्रॉम, ये सब प्रेपोजिशंस हैं, या कंजंक्शंस, एंड, सो, बट, ये क्या है, कंजंक्शंस हैं। अगर ये दरमियान में आ जाएं, और इसी तरह आर्टिकल ए, एन, द, ये आर्टिकल्स इनको कहते हैं। अगर ये
बीच में हेडिंग के बीच में कहीं फॉल कर जाए 3 चीजें, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, इनको छोटा रहने देती है। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रूल है। आपने इनको छोटा रहने देना है, बाकी हर लफ्ज को कैपिटल कर देना आपने। तो आप जरूरी नहीं कि जो मैंने कहा है वही इसका सॉल्यूशन है। आप जो मर्जी लिखें मगर ठीक हो, लेकिन इसका जो ये फॉर्मेट है इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपने 4 चीजें लाजमी लिखनी है, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, डेट। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर सी सी भी ऐड यहीं पे कर देते हैं। टू फ्रॉम, आगे सी सी, यानी सी सी का मतलब है कार्बन कॉपी, और ऐसे ऐसे कोलन लगा देते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको सिर्फ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन अगर है तो, आपको अगर आप बहुत सी बुक्स पे देखें तो वो इसको सी सी लिखकर, यानी आपने उसके ऊपर कोलन लगा दिया और उसके बाद आपने आगे जिसका नाम लिखना है उसका नाम लिखा। ये कोई भी साहब है, नेम कैपिटल उसका नाम और आगे लिखना है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मैं आपको ये नहीं पढ़ा रही, यानी मैं सिर्फ आपको सिंपल फॉर्मेट सिखा रही हूँ, इसी को फॉलो करो। टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट। अब टू ऑल डिपार्टमेंट मैनेजर्स, फ्रॉम एबीसी नेम फाइनेंस मैनेजर। अगर तो आपने मेमोरेंडम किसी एक सिंगुलर पर्सन को लिखा है तो आप टू लिखकर उसका नाम लिखिए, उसके नाम से पहले मिस्टर, मिस या मिसेस जो कुछ भी है वो लगाना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे खतों में करते हैं। अगर आपने एक पर्सन को, जैसे एक डिपार्टमेंट वाले ने नहीं आपको बजट दिया था, मसलन आप कह लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो आपने लिखा है टू मिस्टर अब्दुल्ला जमान, कॉमा, आगे लिखेंगे प्रोडक्शन मैनेजर, जैसे कि आपने अपने नाम के साथ किया है। लेकिन अगर आपने सबको लिखना था, वहां पे टू ऑल डिपार्टमेंट मैनेजर्स, फ्रॉम एबीसी नेम, अपने नाम के साथ मिस्टर नहीं लगाना, मिस, मिसेस नहीं लगाना। इसे कर्टसी टाइटल्स कहते हैं। ये लोग बोलेंगे आपके लिए, आपने अपने नाम के साथ खुद नहीं लिखना, आपने सिर्फ अपना नाम लिखना है। ठीक है, आपने नाम लिखा, कॉमा लगाया, आगे अपना डेजिग्नेशन दे दिया, आप फाइनेंस मैनेजर। आपको ये लिखते वक्त अगर ये नहीं समझ आती कि आप क्या हैं, यानी मुझे नहीं पता मेरा डेजिग्नेशन क्या होगा, मैं कौन हूं जो खत इनको लिख रहा हूँ, मेमो लिख रहा हूँ, मुझे तो खुद पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, एबीसी नेम, कॉमा, आगे लिख दूंगी डेजिग्नेशन। यानी क्या, आपने लफ्ज, जैसे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, आपने लफ्ज लिखा डेजिग्नेशन, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपका डेजिग्नेशन क्या है। आप समझ गए मेरी बात को? आपने वर्ड लिख लिया डेजिग्नेशन। कुछ लोग लिख देते हैं सम डेजिग्नेशन, एस कैपिटल एस ओ एम ई, सम डेजिग्नेशन। बिल्कुल ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आपको बताया कुछ नहीं गया। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। टू लिख लिया, फ्रॉम लिख लिया, हर लफ्ज देखो कैपिटल से शुरू हो रहा है ना। सब्जेक्ट, रिमाइंडर डैश बजट नीड्स फॉर जुलाई टू दिसंबर 2020। अब उसने तो मुझे जुलाई दिसंबर नहीं कहा, लेकिन मेरी अकल काम कर रही है। मैं इसको ज्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया कि मैंने उस पे मंथ के नाम दे दिए हैं, जुलाई से दिसंबर तक 2020। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो फौरन अपनी उंगलियों पे काउंट कर लो कि जून इज द 6th मंथ, जुलाई इज द 7th मंथ एंड दिसंबर इज द लास्ट। आप इस तरह कर लो। और जैसे अभी उजाला ने लिखा है कि आपने लिखा है कि बजट, रिक्वेस्ट फॉर बजट लिखा है, या कुछ जो भी आपने लिखा है, परफेक्टली फाइन, इस पे घबराने वाली बात ही नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ लिखो, ठीक है। अब लिख लिया ये आपने। इसके बाद आपने डेट लगाई April 10, 2020। अच्छा, अब हो सकता है कि किताब अब कोई खोलें आप, वो क्या करता हो, किताब वाले ने क्या किया, आपकी डेट यहाँ नहीं है, जहां पे मैंने रेफरेंस लिखा है वहां पे उसने डेट डाली हुई है। और किस तरह डाली हुई है, डेट का वर्ड नहीं फिर चाहिए, फिर आपको April 10, 2020 लिखना है बस। जब मैंने आपको लेटर में डेट सिखाई थी तो मैंने आपको बताया था अप्रैल के बाद 10, फिर कॉमा लगाओगे तो 2020। अगर आपने 10 अप्रैल लिखना है तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं, 10 अप्रैल 2020, इसलिए कॉमा की जरूरत नहीं कि डिजिट और वर्ड्स, इसका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिल गया। आपकी आंखें धोखा नहीं खा सकती, वरना आप, अगर मैं कॉमा निकाल दूं तो आपके पास कितनी लंबी, April 10, 2020, यानी बीच में कॉमा था ही नहीं, ये क्या लिखा है, पता नहीं क्या है ये, समझ नहीं आएगी। तो ये आपने चीजें देखी। अब एक और चीज याद रखिए, आप सबको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम तो आता है। आपने वर्ड मेमोरेंडम लिखा,
आप उसको सेंट्रलाइज कर लिया करो। आपके ऊपर यहाँ मार्क बने हुए हैं, उस पर मार्क करो तो आपको मिल जाता है कि जी ये सेंटर का मार्क है। और आपने, अगर आपको सेंटर का मार्क नहीं है तो कंट्रोल ई, कैपिटल जो है ना वो कंट्रोल प्लस ई आप करें तब भी आ जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप यहाँ पे सेंट्रलाइज कर लिया करें। और इसके बाद एक और चीज आपको सिखानी है, टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट सारा लेफ्ट अलाइंड है। मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने ए ऑल डिपार्टमेंट का, एबीसी का, ए रिमाइंडर का, इसको मैंने कोशिश की एक लाइन में लेके आने की। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सारा एक लाइन में ले आओ। नहीं आता तो टू के फौरन बाद ही कोलन लगाकर स्पेस देकर एक आगे ऑल डिपार्टमेंट लिख लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट के साथ कोलन लगाना जरूरी है, सेमी कोलन ना लगा देना, कोलन। ये आपका फॉर्मेट है, ये आपने मेमो लिखा। इसके बाद जब आपने टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट ये पूरा सेगमेंट कंप्लीट कर लिया, उसमें कोई स्पेस नहीं छोड़ी आपने, यानी लाइनें नहीं छोड़ी। अब आपने लाइन छोड़नी है। आपने डबल क्लिक किया तो आपका एंटर प्रेस किया, डियर कॉलीग्स आ गया। हाँ, यहाँ पर मैं भूल गई हूँ लगाना, सी कैपिटल होना चाहिए, डियर कॉलीग्स। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, या डियर मैनेजर्स भी लिखा जा सकता है लेकिन डियर कॉलीग्स ठीक है। दिस, अब आपने एक चीज मैंने बड़ी ही कॉमन, जो आपके बड़े काम आ सकती है, लिखी है। मैंने लिखा दिस रिफर्स टू मेमो नंबर FIN। अब आप नोट करोगे ऊपर मैंने आज के जो मेमो का फॉर्मेट लिखा है, रेफरेंस लिखा है, मैंने पता क्या लिखा, REF पूरा भी लिख सकती हूँ मैं, REFE RENC रेफरेंस पूरा लिख सकते हो। रेफ लिखा, आगे कोलन लगाया, आगे फिन FIN फिन, शायद फाइनेंस डिपार्टमेंट की वजह से मैंने लगाया था, स्लैश छोटी सी हाइफन लगा गया, M लिख दिया है। ये शायद मैंने मैनेजर्स के लिए लिखा है या मैं खुद मैनेजर हूँ, स्लैश लगा के आगे मैंने इसके आगे 04, ये शायद अप्रैल का मंथ है इसलिए ऐसा किया। कुछ भी कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया था। कोई एग्जामिनर इस पे आपको ना मार्क्स काटेगा, ना ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, अनलेस अंटिल यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस। वहां पे रेफरेंस नंबर का अपना एक कल्चर होगा, एक रूल होगा, वो आप फॉलो करते हो। ठीक है, ये इसलिए हम लिखते हैं रेफरेंस, ये ऑडिट ट्रेल मेंटेन करने के लिए। जो लोग मुझे शुरू से सुनते हैं उनको पता है ऑडिट ट्रेल का मतलब है पुराना रिकॉर्ड, पुराना रेफरेंस, उसको मेंटेन आपने करना है। ठीक है, समझ आ गई बात की। अच्छा, अब आते हैं स्टार्ट मैंने किया। ये जो मैंने स्टार्ट किया है ना, पहली लाइन लिखी है दिस रेफर्स टू मेमो नंबर दिस डेटेड March 15, आगे 2020 भी लिख सकती थी, March 15 2020, कॉमा, इन विच you are requested to submit the budget needs for your respective departments। respective मीन अपने अपने, रिस्पेक्टिव का मतलब नहीं है इज्जत वाला, रिस्पेक्टिव मीन अपने अपने डिपार्टमेंट्स, फॉर द सेकंड 6 months ऑफ 2020। ये आपको मैंने पहली बात लिखी है। अच्छा, ये बात भी ठीक है। अब आपने क्या चीज पिक करनी है, पिक ये करनी है कि कोई खत भी जिसका स्टार्ट समझ ना आ रहा हो, आप जवाब दे रहे हो तो आप लिख सकते हो दिस रेफर्स टू योर लेटर नंबर 123 डेटेड, कोई भी डेट आगे लगा लो, इन विच यू हैव आस्क्ड मी कि ये कर दो। तो आई हैव गिवन अ थरा एनालिसिस, और मैंने ये किया है, आगे कहानी जो फेंकनी है आप आगे फेंक सकते हो। तो कहने का मतलब है कि समटाइम्स यू टेक अ वेरी वेरी कॉमन, अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मेट या स्टार्ट, जो कि आप इस तरह मैंने आपको करके दिखाया, दिस रेफर्स टू मेमो नंबर दिस। अब ये जो मेमो एग्जैक्टली आपने देखा रेफरेंस वही वाला है, सिर्फ मैंने 03 चेंज किया है क्योंकि वो मार्च के महीने में आपको खत आया हुआ था मेमो, अब आप अप्रैल में लिख रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो मैंने लिखा है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने मेरे से भी अच्छा लिखा हो, क्योंकि ये तो मैंने अभी अभी बैठ के एक पुरानी, मैंने कई पेपर्स आपके निकाले, जो मेरे पास थोड़ी बहुत अभी हैं मेरे पास, उसमें से पास्ट पेपर के, बहुत पुराना कोई पेपर है लेकिन ऐसी ही चीजें आपको आती हैं, यानी मोर और लेस इसी तरह से ही चीजें घूम के आपको आ जाती हैं। और लेटर्स के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा जो लेटर्स आपको आते हैं ना, वो नंबर 1 पे कंप्लेंट लेटर, नंबर 2 पे एडजस्टमेंट लेटर यानी कंप्लेंट के जवाब के लेटर, नंबर 3 पे इंक्वायरी, अगर आप इंक्वायरी किसी चीज के करते हो। ये लेटर्स की किस्में हैं जिसमें आपको थर्ड ये है। ठीक है, और चौथे नंबर पे सेल्स लेटर हो सकता है कि चीजें आपने इंट्रोड्यूस करानी है। फिर पांचवें नंबर पे आपको लेटर ऑफ एप्लीकेशन हो सकती है, जो मैंने आपको सिखाई, जो मैंने आपको इंटरव्यू या एम्प्लॉयमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से आपको सेट शेयर किया मैंने,
उसमें मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आपने अपनी प्रोस्पेक्टिव जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसको आपने सीवी के साथ अपना खत भेजा है, ये एक चौथे पांचवें नंबर पे आता है। उसके अलावा बहुत सारे लेटर जो कट एंड पेस्टेड है, उसके अंदर हर तरह का लेटर पड़ा हुआ है। वो आप अगर रीड कर लोगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह या फिर सर्कुलर आ सकता है, लास्ट आपने वीक में सर्कुलर किया है, अब आप मेमो कर रहे हो। कल या परसों में मैं देख लूंगी सेटिंग करके कि मैंने कितने टाइम के लिए, क्योंकि मैं टाइम जरूर सेट करती हूँ कि क्या आपको पढ़ाना है करना है, क्योंकि कल मैं आपको एक दफा रिवाइज कराऊंगी, आपका सिलेबस दिखाऊंगी क्या क्या है, और उसमें से एक छोटा सा पॉइंट हम मजीद पढ़ेंगे। तो वो पॉइंट्स मैं इकट्ठे करके फिर आपको क्लाउड पे डाल दूंगी, आप रीड कर लेना, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, डायरेक्टली आप मुझे टेक्स्ट कर दो, वॉइस मैसेज भेज दिया करो, जिस वक्त मुझे टाइम मिले मैं आंसर जरूर कर देती हूँ। और दूसरा ये है कि आप अपने सीआर और जीआर को कांटेक्ट कीजिए, और सीआर आप जो भी दोनों में से इस वक्त मुझे सुन रहे हो, शनावर अगर दोबारा ज्वाइन किया हुआ है, या आपने मर्दान अली, तो प्लीज आपने मुझे कांटेक्ट करके बता देना है कि क्या सूरत हाल है, ताकि अगर आप चेंज करना चाहते हो, आई वुड फाइंड समबडी एल्स जो कि फिलहाल, क्योंकि बार बार अभी भी जब तक ये पेपर्स नहीं हो जाते, लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो या मसला तो रहेगा, तो उसको सॉल्व करना है। क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं होता, क्योंकि आई एम वेरी बिजी पर्सन, तो मैं आपको उसके मुताबिक जो है वो आपको गाइड कर दूंगी, अगर आप मुझे अपने नंबर अपडेट कर देते हो कि क्या है। अच्छा जी, आ जाइए वापस। दिस रेफर्स टू मेमो नंबर दिस डेटेड मार्च 2015, आगे 2020 कह सकते हो। अगर आपने 2020 यहाँ लिखना है तो अब आप सवाल पूछें, अगर सपोज मैं लिख रही हूँ तो मैं क्या करूँ जी, मुझे कॉमा फिर भी लगाना है, और फिर भी कॉमा लगाना है। क्यों लगाना है? दिस रेफर्स टू दिस इन विच यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, जिसमें तुम्हें रिक्वेस्ट की थी टू सबमिट बजट नीड्स फॉर योर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स फॉर द सेकंड मंथ जुलाई दिस। और खतों में, मेमो में, सर्कुलर में जितना ज्यादा आप डेटा डालने की कोशिश करोगे, स्टेटिस्टिक्स डालोगे, देखो अब तुम्हें पेज नजर आ रहा है लिखा हुआ, और इस पेज पर तुम्हें कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, कहीं डेट या डिजिट या कोई वर्ड्स के कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पैकेज होता है आपके लिए कि आप एग्जामिनर को कन्विंस कर दे कि भाई मुझे नंबर दे दो, 10 में से मुझे 7 तो दे दो। इतने ज्यादा जो कहते हैं ना, इतना माइजरली उस पे करने की जरूरत नहीं होती। यू आर सपोज टू गिव मी 7 मार्क्स, अब आप 7 ले लें, एक में से 6 ले लें, आपने मिनिमम की बात करी, 13 नंबर लेके आपने 13 तो सिक्योर कर लिए हुए। तो क्या है, इस तरह से आप जो है इंशाल्लाह आपको जो है कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है। अभी जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा 48 49 पे रहता है तो उसको एक आध नंबर का ही फर्क पड़ा है ना, तो हम एक नंबर क्यों छोड़े, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सेकेंडली, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा चाहिए, अपने ऊपर पहले कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह पे आपको ट्रस्ट है, सेकंड पे आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है। तो अब हम ये बात करें, इसके बाद ना ये खत्म हुआ तो आगे लिखा है, सो फार ओनली 2 डिपार्टमेंट्स हैव सबमिटेड देयर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप चाहो तो यहाँ ये भी लिख सकते हो कि सो फार आई हैव रिसीव्ड बजट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब देखो बैठे हुए हो इम्तिहान में, डिपार्टमेंट्स लिखना चाहते हो, नाम ही नहीं आते, क्या लिखोगे? सो फार आई हैव रिसीव्ड बजट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी, आई एम ग्रेटफुल, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। जबरदस्त हो गया। आपने उसके ना, आपको डिपार्टमेंट के नाम आते हैं ना, आप प्रैक्टिकली गए हो ऑफिस के अंदर, आपको क्या पता अगर डिपार्टमेंट के क्या नाम है। तो आपने क्या किया, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट एबीसी, डिपार्टमेंट एक्स वाई जी, बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक हो, समझ आ गई ना आपको? तो ये आप कर सकते हैं। तो आपने कहा है कि ओनली 2 डिपार्टमेंट्स हैव सबमिटेड द रिक्वायरमेंट्स, फुल स्टॉप, अगला पैराग्राफ लगा दिया। अच्छा, अगले पैराग्राफ के लिए आपने फिर भी एंटर 2 टाइम प्रेस करना है। अगर आप नाम, ये मैंने इसलिए नहीं किया था कि आपको नजर नहीं आएगा, मैं नीचे करती जाऊंगी, यानी आपको ड्रैग मुझे बार बार करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना, अगर आप भूल भी जाओ तो इट्स ओके, लेकिन बेटर है कि आप छोड़ दें। और आपने ये जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये तो मैंने फॉन्ट साइज 14 रखा हुआ है, आपको 12 रखना बहुत है, 11 12 बस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो आपका जब वो रखोगे तो खुद ही आप 2 प्रेस करोगे ना, तो आपका स्पेस कम आएगा, ठीक है, समझ आ रही बात की? अच्छा, उसके बाद मैंने अभी इसको खत्म कर रही हूँ, सिर्फ आपको पढ़ लो अभी। आफ्टर आई रिसीव एस्टिमेशन, यानी उसने अपनी सिचुएशन बताई है कि आफ्टर आई रिसीव एस्टिमेशन फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स, माय डिपार्टमेंट हैज टू वर्क ऑन द रिपोर्ट
and the total budget package needs to be submitted to the president by April 20. मैंने बीच में कहानी डाल दी। तुम जब वंस अपने एस्टिमेशन भेज दोगे तो मेरे डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट को तैयार करना है और फिर हमने टोटल बजट पैकेज जो कि सिनेरियो के अंदर लिखा हुआ था कि टोटल बजट पैकेज जो है नीड टू बी सबमिटेड कि उसको सबमिट करना था टू द प्रेसिडेंट बाय अप्रैल 20। तो आपने लिख दिया, कुछ खुद से डाल दिया, कुछ वहां से ले लिया, आपका काम पूरा हो गया और कहानी आपने बना ली। थर्ड पे लिखा है दिस इज अ पोलाइट रिमाइंडर फॉर दोज डिपार्टमेंट मैनेजर्स हु हैव नॉट स्टिल सबमिटेड द aforementioned details। अब ये लस आपको नहीं आता, ना लिखें, नहीं दे हैव नॉट सबमिटेड देयर बजट, बस खत्म होगी बात, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब aforementioned डिटेल मीन मैंने बार बार बजट के लफ्ज को रिपीट करने से बचने के लिए aforementioned होता है जिसका पहले से जिक्र आ चुका है। above mentioned details आपको जो मैंने या above mentioned डिटेल कर लो, आप नहीं लिखो, aforementioned ना लिखो। आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, थोड़ी थोड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज सीखिए, थोड़ा थोड़ा स्टाइल अडॉप्ट कीजिए। यू कैन राइट सो गुड लेटर्स एंड ईमेल्स एंड एवरीथिंग। आपने लिखा है सबमिटेड बिफोर मेंशन डिटेल्स, आगे फुल स्टॉप, फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रिशिएट्स योर ऑलवेज इनकरेजिंग कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। यानी फाइनेंस, अब आपने क्या है मक्खन लगाया, ठीक है। अब आपको वो जैसे मैंने पढ़ाया था ना कि फ्लैटरी का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन ध्यान से करना, बंदा बंदा देखकर। एक बंदा है, जैसे मैं कल एक क्लास को पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें उनको कहा, क्योंकि ये रूल होता है कहीं कहीं फ्लैटरी और चार्म आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिस तरह 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में होता है। आपने कोई चीज बेचनी, आपने ये आप वो बंदा ट्राई रूम से आया, वो पहन कर आया और आपने कहा सर आपको बहुत सूट कर रहा है, बस आप बेच दो, सर खुश हो गए, ले गए, तो आपने चीज बेच दी। लेकिन कभी कभार फ्लैटरी उल्टी पड़ जाती है, फ्लैटरी कहते हैं खुशामद को, ठीक है। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो इसी पे चलती है। तो आपने क्या करना है कि एक बंदा है वो आपके पास शिकायत लेकर आया कि जी मैंने आपके जो गारमेंट्स हैं आपने मुझे बेचे और देखिए, वो पहन के एक्सपोज आता है, ये पहन के दिखाता है कि मैंने पहना और ये मुझे श्रिंक हो गया पहले वॉश में। तो आप आगे से कहें नहीं नहीं सर आप बहुत स्मार्ट है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या करेगा वो बंदा, क्या करेगा, शाउट करेगा, थप्पड़ ही लगा देगा। मजाक से कह रही हूँ, थप्पड़ नहीं को लगाता। तो कहने का मतलब है कि हर वक्त नहीं करना, यहाँ पे थोड़ी आपने कर्टसी शो की, आपने थोड़ा सा उनको फ्लैटरी शो की। फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रिशिएट्स, यानी आपका डिपार्टमेंट है ना, अप्रिशिएट्स योर ऑलवेज इनकरेजिंग कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, कि आप हमेशा सपोर्ट और कोऑपरेशन करते हैं, अभी भी कर लो, ठीक है। दिल में आप कह रही हो इंसान के बच्चे बन जाओ और मुझे भेजो, लेकिन दिल में जाहिर है आप कह रही हैं लेकिन आप जुबान पे तो नहीं लाएंगे। यू आर वेरी प्रोफेशनल। अब आपने ये जब किया, अब मैं इसको अगर मैं बना लूं उसी फॉर्म में, तो उसी तरह फिर एक लाइन मुझे छोड़नी है बीच में, और लाइन छोड़ने के बाद मैंने लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू योर इमीडिएट रिस्पॉन्स, आगे एक सिग्नेचर, सिर्फ लव सिग्नेचर लिखा, बस खत्म। क्योंकि मेरा नाम ऊपर आ गया है, मुझे नाम लिखने की नीचे जरूरत नहीं पड़ी, और मैंने यहाँ पर सीसी यानी कार्बन कॉपी यहाँ लिख दिया है। और ये मैंने तुम लोगों को वार्न करने के लिए, यानी तमाम मैनेजर्स को वार्न करने के लिए कि तुम अब सही इंसान के बच्चे बनो। और ये देखो मैंने कार्बन कॉपी मिस्टर XYZ कॉमा डायरेक्टर ABC लिमिटेड, यानी हमारी कंपनी का जो मालिक है, मैंने उसको ये कार्बन कॉपी भेज दी है। अब उसको पता चल गया है कि मैंने मार्च 15 को भी खत लिखा, तुम्हें मेमो लिखा। अब मैं तुम्हें 10 अप्रैल को दोबारा लिख रहा हूँ, तकरीबन 1 महीने के बाद, और तुम्हारे जो है तुम्हें असर ही नहीं हो रहा इस बात का। जब तक तुम नहीं बना के भेजोगे मैं आगे कैसे भेजूंगा। ये हो गया हमारा क्या तरीका ऑफ राइटिंग अ मेमो। ये बात क्लियर हो गई। मैं चेक करती हूँ अगर किसी ने मुझे आ, किया है। कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी, आप सैयद मोहम्मद हादी, आपने सवाल किया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना, तो बिल्कुल एज्यूम करते हैं, मैंने आपको खतों में सब कुछ ही सिखाया है। ABC कंपनी लिमिटेड लिखिए, ठीक है। XYZ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर लिमिटेड लास्ट टाइम हमने किया था, खुद से बना लिया था, ठीक है। अच्छा, अब उजाला कह रही है मेमो की वर्डिंग, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक रूल मैं बताती हूँ, जब हम करते हैं ना आइट्स वगैरह के एग्जाम, मैंने आइट्स भी पढ़ाया हुआ है, वहां पर रूल है, खत लिखकर हम जब एकेडमिक पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग 150 वर्ड्स
बॉडी ऑफ द लेट जो होता है ना लेटर, उसका रूल होता है। लेकिन यहाँ पर पता है क्या रूल है, मेमो में शॉर्टेस्ट पॉसिबल करना होता है। लेकिन ये भी ना हो कि 2 ही लाइनों का लिख के बैठ जाओ और कहो कि आई हैव सेंट यू अ मेमो ऑन 15 बट आई हैव नॉट रिसीव्ड, डू इट, हरी अप, आई हैव टू सबमिट इट, चलो जी खत्म। ये भी तरीका नहीं है, ठीक है ना, समझ गए ना बात को। अच्छा, अब आप कह रही, इशना कह रही मैम सिग्नेचर के बाद नेम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैंने देखो, एक ये समझदारी वाली बात होती है कि अगर मैंने ऊपर अपना नाम लिखा है, एबीसी नेम आपको नजर आया ना लिखा हुआ यहाँ पे, एबीसी नेम, यानी ये मेरा नाम है, तो मुझे यहाँ पे रिपीट नहीं करना। समझ आ रही है? अगर मैंने यहाँ पर कंपनी के मेमो के ऊपर, जैसे मैंने भी आपको बताया है, मैं यहाँ पर अगर अपनी कंपनी का नाम जो है लिखती हूँ, जैसे एबीसी लिमिटेड, इस तरह से मैं डॉट, अब मैं इसको क्या करूंगी, फिर 1 मिनट में आपको सेट करके दिखा दिया, एबीसी लिमिटेड लिखा, मैं इसको सेंट्रलाइज कर दिया, आ गया टॉप पर। और जब ये लिखा, इसके बीच में मुझे स्पेस नहीं देनी, बस ऐसे, ठीक है, समझ आ गई बात की। और अगर आप चाहो तो नीचे फिर डायरेक्टर के साथ उसकी कंपनी का नाम लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो ना लिखो, डायरेक्ट एबीसी लिमिटेड छोड़ दो, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, और कोई सवाल है आपका? मैं सिर्फ ये चेक कर लेती हूँ कि कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर दूं। जी, सही हो गया ना, समझ आ गई है। तो प्लीज आप जरा, जब आप मेल करा रही होती ना, तो आप पेज पे अपने काम किया करो। जो लिखना होता है ना, आपको पता है हमारी ब्रेन का कितने हिस्से हैं, बहुत सारे हिस्से हैं। आप, मैं एक दफा एक कुछ पढ़ा रही थी तो मुझे याद है कि मैंने वर्ड के बारे में बताया था कि अगर एक लफ्ज तुम सुनते हो ना, तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है, एक लफ्ज लिखते हो तो कौन सा हिस्सा ब्रेन का काम करता है, ठीक है। तो आपके ब्रेन में वर्किंग रहनी चाहिए ताकि उसके अंदर करंट मूव करता रहे और आपकी मेमोरी जो है वो शार्प रहे और आप कोई चीजें भूले ना। अब आप ये सोचिए, अगर आपको ये मेमो आता है और आपको याद है मेमोरेंडम रिपोर्ट भी हमने की हुई है, बिल्कुल ऐसे ही लिखी थी, ऐसे ही लिखी थी ना, आपको रिपोर्ट में बताऊंगी। तो जब हम ये करेंगे ना, तो फिर मैं आपको एक दफा सारी चीजें रिवाइज करा दूंगी, आप परेशान मत होइएगा। हम एक दिन में सारे फॉर्मेट्स के ऊपर वर्किंग कर लेंगे कि ये फॉर्मेट्स हैं, इस तरह से लिखने हैं। और जो आपको, जो जिन लोगों ने अभी लेट ज्वाइन किया हुआ है, उनको मैं एक और चीज बता दूं कि आप जब ये लिख रहे होंगे ना, आपका अगर एक पेज पे आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका फॉन्ट साइज छोटा होगा ना, एक पेज पे आ जाएगा, खत भी एक पेज पे आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लो। पेज को थोड़ा स्ट्रेच नीचे से कर लो ना आप, साइड पे जो बार्स होती हैं, तो आपका पेज बड़ा हो जाता है। और ऊपर जो बार्स होती हैं उनको चौड़ा कर लो तो वो चौड़ाई में चला जाता है। अगर आपको ये बातें मेरी नहीं समझ आ रही, तो वो पर्सन जो आपके घर में या आपका कोई दोस्त आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 2-3 टिप्स बता देगा, उससे जरा सीख लो, ठीक है। तो आपको ये तरीका आ जाएगा। बेहतर ये है कि आप एक ही पेज पे करो, लेकिन अगर रिपोर्ट आती है और आपकी 2 पेज पे चली गई है तो ठीक है, परफेक्टली फाइन, आप जाने दें। लेकिन आपको मैंने सिखाया है ना, रिपोर्ट का पार्ट्स होते हैं जो आपने याद करनी है कि ये वाले जो हैं, जैसे आपको टर्म ऑफ रेफरेंस याद है, आपको मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, ये आपने हेडिंग अगर दी तो बस समझ लें कि मार्क्स आ गए। और हो सकता है एग्जामिनर 10 नंबर का सवाल देता है तो 8 नंबर आपको दे दे, लेकिन प्लीज प्रैक्टिस चाहिए, वरना आपके 2 घंटे 30 मिनट्स में। और मैं फिर ये कहूंगी, सबसे पहले आपने एमसीक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज के बाद आपने इधर आना है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में तो हर हर करने पर आपको एक एक नंबर मिलता जा रहा है, और ये फिर बाद में आपने ये लेटर्स करने हैं, और आपको मैनेज करना सीखना है टाइम। और जैसे मैं आपको क्लास में यहाँ कराती हूँ, जैसे हम कल एमसीक्यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि जी एमसीक्यूज जो है कितने मिनट्स में, मैं आधे मिनट में कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, या मुझे फौरन पढ़ के आ जाता है, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इनको करें, आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, और कुछ थोड़े से मुश्किल वाले मैं और दे दूंगी आपको। अब ये वाले जो एक मेमो मैंने उठाया है, एग्जैक्टली जो आईसीएमए की बुक है उसके अंदर है ये मेमोरेंडम, बिल्कुल ऐसे लिखा उन्होंने ना, फॉर्मेटिंग कर दी है लाइंस के थ्रू, आपको करने की जरूरत नहीं, आप सीधा पेज पे लिखिए आराम से, आपको नजर आ रही होंगी हल्की सी लाइंस, क्योंकि उसको इस ऐसा कर लेने से फिर आप अगर वर्ड्स की एडिंग करते हो ना, तो वो लाइंस के अंदर छुप जाता है। आपको जरूरत नहीं है इस चीज की इतनी ज्यादा फॉर्मेटिंग करने की, बस आप अपनी पेज को जैसे मैंने भी लिखा है वैसे लिखिए। अब देखो इसके अंदर इन्होंने
रेफरेंस नंबर नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने कंपनी का या कॉलेज एक्चुअली ये उसका नाम नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टू ऑल फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम कॉलेज डीन, स्टाफ मीटिंग ऑन December 1, 2020, डेट दी है ये वाली, ये उनकी सब्जेक्ट लाइन है, मर्जी है उनकी, जो मर्जी लिखो। और ये देखो तुम लोगों ने यहाँ पर चेक करो तो आगे पीछे हुआ हुआ है, कोई आगे है कोई पीछे है, तो ये मैं इसको थोड़ा सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद डियर कॉलीग्स कर दिया इन्होंने, ये भी इन्होंने सी ही छोटा लिखा हुआ है, कैपिटल होना चाहिए। वी आर नाउ प्रिपेयर टू स्टार्ट आवर न्यू सेमेस्टर, फलान डेट से मैंने डेट चेंज की थी, 2020 ये डेट होनी चाहिए यहाँ पर। तो हम अपना नया सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कह रही है कि हमारी मीटिंग होगी और ये कुछ होगा, ये उन्होंने सारा कुछ कर दिया। लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेजर ऑफ मीटिंग, ये एक मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आप ये चीजें लेकर आइएगा, हमारी मीटिंग होनी है, सेमेस्टर पर डिस्कशन होएगा। इससे फायदा क्या होगा कि लोग जो है तैयारी करके आएंगे। तो आपको जब मैंने मीटिंग का नोटिस लिखना बताया था, जब हमने मीटिंग का पार्ट पढ़ा था, तब भी मैंने बताया था कि वहां पे मेमो की शक्ल में या सर्कुलर की शक्ल में आप मीटिंग का इनवाइट भेजते हो, ठीक है। और यहाँ पर बाकी उन्होंने अपना नाम दोबारा लिखा हुआ है, ये मैंने एज इट इज उठाया है जो कि आपकी ICMA की बुक है। आई आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई है और आपकी काफी ज्यादा क्लैरिटी हो गई है कि किस तरह से करनी है। जो आज मैंने आपको सिखाया है बस उसको फॉलो करो, बाकी सब भूल जाओ। अगर कहीं आपको कहीं पे फॉर्मेट लिखे नजर आते हैं 19-20 फर्क है, तो आप कहीं नहीं, जो मैंने आज पढ़ा है बस उसी को मैंने फॉलो करना है, मैंने अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक होगी ना बात? इसी तरह पिछली दफा सर्कुलर किया था, आपने अपने दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना, आपने वही तरीका अडॉप्ट करना है, उससे पीछे हम लेटर करते रहे हैं, उसी तरह से आपने करना है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि मैंने आज आपको क्या रिवाइज कराना है। आपके जो टॉपिक्स मैंने लास्ट टाइम दिए थे उसके ऊपर MCQs उससे मिलते जुलते हैं या मिक्स, क्योंकि वो जो टॉपिक है ना वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, उसके ऊपर जितना बीच में आपने पढ़ा है उसमें से, क्योंकि इतनी खास चीजें नहीं है, ज्यादातर विजुअल एड्स के ऊपर आपको सवाल आ जाता है प्रेजेंटेशन के हवाले से। लेकिन आपको जो टाइप्स ऑफ आपको मैंने दिया था ना, जो आपको फिलर टॉपिक्स दिए थे, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्पीचेस की टाइप्स दी थी, जिसके अंदर आपने किया था इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस हैं, एक्सटेम्पोर स्पीचेस हैं, मेमोराइजेशन है और रीडिंग है। उस पे भी सवाल आपको आ जाते हैं, तो वो आपको इस तरह से मिक्स करके याद करना है। लेकिन फिर वही बात है कि आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू। तो अभी हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए, जो मैंने आपको रिवाइज करना है। पहले मैं आपको वो नोट्स दिखा दूं, ये वाले, जो कि मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के है और टाइप्स ऑफ थिंकिंग के ऊपर है। ये जो नोट्स है मैंने आपको कहा है कि अगर आपको टाइम, इसको साइड पे रख लो, ये सेट 9 है तुम्हारे पास क्लाउड पे पड़ा हुआ है, जब सब कुछ कर लोगे तो इसको रीड कर लेना। ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर है, जहां जहां मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इंट्रापर्सनल के उनके नाम दिए हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस होती है आपके पास, सेल्फ अवेयरनेस आगे डिपेंड करती है बिलीफ, वैल्यू, एटीट्यूड पर। ये सारी चीजें मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, सिर्फ आप परसेप्शन, जैसे उस पर अक्सर सवाल पूछते हैं परसेप्शन क्या होती है, तो परसेप्शन जो है वो आपका अपना दिमाग के अंदर किसी चीज के बारे में जो व्यू होता है उसे आप परसेप्शन कहते हो। और परसेप्शन, खुद आप परसीवर हो, टारगेट जो चीज देखते हो, कॉन्टेक्स्ट माहौल होता है, वो आपकी परसेप्शन को बनाता है। किसी चीज को, जैसे एक बंदे से आपकी मुलाकात हुई पहली दफा से, आपको एक पर्सन किसी पार्टी में मिलता है, शादी पे मिलता है, आपके दिमाग में वही इमेज रह गया, ठीक है। आप उसको जब भी याद करोगे उसके उसी पहलू से उसको याद करोगे। और जब वो कहीं आपको, और जैसे आप सब्जी खरीदने गए हैं और एकदम मुड़ के देखा, और किया, ये तो वही बंदा है, उफ माय गॉड ये कैसा लग रहा है, ये कैसा इंसान है। तो क्या हुआ, अब आपके दिमाग में, हालांकि बंदा तो बेचारा वही है, सिर्फ ये है कि वो घर से उठ के ऐसे ही आ गया है और आके सब्जी खरीदने आया, वो कौन सा कि किसी जा रहा है मीटिंग के अंदर, तो उसको देखकर आप परेशान हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ है हमने आपको बताया था। फिर एक्सपेक्टेशन होती है चीजों के बारे में, लोगों के बारे में आपकी। उसके बाद फैक्टर्स, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती क्या है, ये इंटरपर्सनल नहीं है, इंट्रापर्सनल है। ये है खुद से अपने आप से बातें करना, अपने आप को समझना। फिर उसमें हमने देखा पर्सपेक्टिव, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है,
सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है। सेल्फ असर्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को मनवाने के लिए स्टैंड लेते हो। फिर आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया था इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हम कैसे-कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरनल डायलॉग का मतलब है अपने दिल में बातें करते रहते हैं। सोलो वोकल कम्युनिकेशन मीन अकेले ऊँची आवाज़ में बातें करते हैं। सोलो रिटन डायरी लिख लेते हैं अकेले बैठ के। फिर हमने ये आपको बताया था कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम खुद को समझ लेते हैं, तो फिर दूसरों को भी समझ लेते हैं। ये हमने इसमें पढ़ा था और मैंने आपको तब ये भी बात बताई थी कि इट इज़ क्लोज़र टू मेडिटेशन। अभी जो मेरी बातें सुन रहे हो ना, बस ये काफ़ी है। टाइम मिलेगा तो इसको पढ़ लेना, ठीक है? तो उसके बाद स्टीरियोटाइपिंग अलबत्ता ये इंपॉर्टेंट है, ये बैरियर है। कम्युनिकेशन का बैरियर है, ये हमने एज़ अ बैरियर उसको पढ़ा हुआ है। लेकिन स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि आपके पास एक जनरलाइज्ड आइडिया है या आपके पास एक स्टैम्प है, जो आप उस तरह के तमाम लोगों को लगा देते हो। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि किसी ख़ास इलाके के लोग आप कहते हैं कि ऐसे होते हैं, जैसे लोगों का ख़्याल है कि जितने भी लोग मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ वाले लोग हैं, वो ज़रा दिमाग के फ़ारिग होते हैं। आपको कोई बंदा मिडल ईस्ट से मिले तो आप समझिए कि इसको क्या समझ आनी है। आप स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हो। स्टीरियोटाइपिंग में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, मेल फीमेल में फ़र्क करना जिसे डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। आप कहते हैं ये काम नहीं, नहीं इतना भारी, खातून को काफ़ी पीछे हट जाओ, आपसे नहीं हिलेगा। वो ऐसा आपको हिला दे कि आप हैरान ही रह जाएँ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं दिस इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। एज स्टीरियोटाइपिंग होती है, बूढ़ा किसी को समझ के हल्का ले लेना उसको, ठीक है? मैंने कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स भी दी हुई हैं। ये सीए की बुक में सारा लिखा हुआ है, ठीक है? और उसके बाद रिलिजन के बारे में और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें किसी चीज़ के जैसे लोगों के बारे में कि चाइनीज़ जो है जैसे आप अगर चाइनीज़ को कहें ना कि आप एक जैसे दिखते हैं, तो वो पसंद नहीं करते बात। तो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स हमने बनाए हैं। फिर थिंकिंग प्रोसेस के बारे में आपको बताया था कि 2 तरह की थिंकिंग हम करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग नई चीज़ सोचना, इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ठीक है? और ये सोचना, किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो पहले नहीं मौजूद है। मसलन इनोवेटिव जैसे लोग डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो बहुत क्रिएटिव थिंकर होते हैं। जो क्रिटिकल थिंकर होते हैं, वो गिवन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और उनके अंदर क्रिएटिविटी कम होती है और अक्सर लोग जो हैं, वो कॉम्बिनेशन भी होते हैं, ठीक है? और ये हमें इसमें पॉइंट पड़ा था। फिर हमने ये भी देखा था कि कुछ लोग अनक्रिटिकल थिंकर होते हैं, वो दिमाग के पैदल होते हैं। ना ही वो होते हैं जिसे आप कहते हैं अ, यानी ना ही वो क्रिटिकल होते हैं क्रिएटिव होते हैं और ना ही क्रिटिकल होते हैं बल्कि वो क्या होते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता। वो जो लोग कहते हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे 4 लोग नारा लगाते हैं, 5वां अनक्रिटिकल थिंकर भी नारा लगाता है। तो ये हमने इसमें पढ़ा था। जब आपको टाइम मिलेगा आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अब मैं आपको लेके चलती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट जो आज रिवीजन का टास्क था, हम सेट वाइज़ रिवीजन कर रहे थे। आज हमारा जो अगला सेट है, ये 9 सेट था। अब 10 सेट को थोड़ा-सा मैं दोहरा देती हूँ। इससे आपकी एक काइंड ऑफ जो कहते हैं ना रिवीजन भी हो जाएगी कि क्या-क्या हमने पढ़ा था इसमें। रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से ये जो कुछ नोट्स आपको मिले हैं, क्लाउड पे पड़े हुए हैं, इसमें मैंने बहुत सारी किताबों को मिलाकर जिसमें आईसीएमए की बुक भी है, मैंने नोट्स डाल दिए हैं। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीए की बुक से भी डालें। सबसे पहले आपने रिपोर्ट की डेफिनिशन याद कर ली। His report is an impartial, objective, planned presentation of facts to one or more persons for a specific business purpose. ये आपने पढ़ा था कि आपने रिपोर्ट जब तैयार की है, तो वो प्लान्ड होती है और पहले से ही आप उसके ऊपर डेलिब्रेट होती है, सोच के करते हो और बाकी मैंने आपको ये बताया था कि ये एक्सप्लेनेशन है, पढ़ना हो इसको एक दफ़ा रीड कर लेना। फिर आगे फिर मैंने लिखा है कि रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है, ब्लॉग जो लिखती हूँ, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जो रिलेटेड तो होती है और आपकी सिर्फ एक रीडिंग रिक्वायर करती है, बस। उसके बाद पर्पसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट ये आपके जो कि सिलेबस में भी है, उसमें आपने ये देखा है कि कॉम्प्रिहेंसिव होती है एक रिपोर्ट, कंसाइज़ होती है, ये ऑलमोस्ट वही क्वालिटीज़ हैं जो आपने 7 सीज़ में पढ़ी हैं। कंसाइज़ होती है, ये मेरे ख़्याल है इसको मैंने कंसाइज़नेस को बिज़नेस रिपोर्ट 2 दफ़ा ही लिखा गया है। जी, ये कंसाइज़ होती है, कहीं-कहीं ऐसा ज़रूर होगा कट पेस्ट करती हूँ ना मैं, तो कहीं एक आध दफ़ा किसी लफ्ज़ को मैं
इरेज करना भूल जाती हूँ तो आप इसकी रीडिंग बस कर लें। इस तरह नंबरिंग तक तो नहीं आपको आती ना। फिर बिजनेस रिपोर्ट की क्लासिफिकेशन हमने देखी, एक ओरल होती है, एक रिटन होती है। ओरल कहाँ पे होती है? मिसाल के तौर पर मीटिंग हो रही है, उसमें आपने एक रिपोर्ट पेश कर दी। रिटन रिपोर्ट लिख कर देते हो, एक रूटीन होती है, दूसरी को नॉन रूटीन कहते हैं। नॉन रूटीन स्पेशल रिपोर्ट होती है, एक ही मतलब है, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद होगा कि हमने ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स भी पढ़े थे। जब हम नॉन रूटीन चीजें लिखते हैं स्पेशल, तो हमें स्पेशल तरीके से लिखनी पड़ती हैं। मैं भी आपको उसका जिक्र फिर कर दूंगी। जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं आप उसको आमतौर पे, ये जो रूटीन रिपोर्ट्स होती है ना, ये आपका एक सेट फॉर्मेट होता है। आप हो सकता है फॉर्म की शक्ल में आप उसको भर देते हो। जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं या तो मेमो फॉर्मेट लेती हैं, जो अभी हमने सीखा, टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट, या फिर वो लेटर फॉर्मेट लेती हैं जो मैंने आपको सिखाया था। मैं फिर भी आपको जब नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक, ये जो कमिंग वीक है, उससे अगले वीक में जब आपको रिपोर्ट कराऊंगी मैं, तो फिर मैं आपको गाइड करूंगी कि ये रिपोर्ट का फॉर्मेट मैंने क्या लिया है, या आपको और सिनेरियो दिखा दूंगी और कहूंगी कि यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मेट लेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगी। फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिर्फ लिखी है कि ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट क्यों चाहिए। इसमें यह है कि बगैर रिपोर्ट्स के आप फैसला नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट जो है वो आपको एनालिसिस देती है, आपके मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन लेता है, आपकी रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है। ये सारा इसके अंदर लिखा है, आप एक दफा पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ लोगे। इसके बाद हाउ टू राइट इफेक्टिव रिपोर्ट जो है, उसमें हमने ये चीज देखी थी कि अपना ऑब्जेक्टिव, और ये मैंने आपको याद होगा 4 चीजें सिखाई थी। कुछ भी लिखना है, कुछ भी प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मैंने आपको बताया था कि आप अपना ऑब्जेक्टिव देखिए, नंबर 2 अपना ऑडियंस देखें, नंबर 3 आपने इसको स्ट्रक्चर क्या देना है, और नंबर 4 ये होता है कि आपने इसका स्टाइल क्या रखना है। तो ये 4 चीजें यहाँ पर भी, यानी ज्यादा हेडिंग्स में लिखी हैं, लेकिन बेसिकली 4 चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव, मकसद, गोल, नंबर 2 ऑडियंस, आपका रिसीवर कौन है, तीसरा आपने स्ट्रक्चर क्या लेना है, क्या आपने पहले खबर दे देनी है बाद में एनालिसिस देना है, या आपने एनालिसिस पहले देना है और कंक्लूजन बाद में देना है, इसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो फॉर्मेट होता है ना, वो भी स्ट्रक्चर का पार्ट ही होता है, लेकिन जो लेटर रिपोर्ट होती है, जो मेमो रिपोर्ट होती है, यूजुअली बहुत लंबी नहीं होती। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी के अंदर भेज रहे हो, चाहे वो 10 सफों की रिपोर्ट हो, तब भी मेमो हो सकती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर ही आप लिख रहे हो। फिर एक आइडिया आता है, एक कॉन्सेप्ट है फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के साथ। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये रिपोर्ट्स होती हैं जो कि इंटरनल ऑफिस के लिए होती हैं और ज्यादातर मेमो फॉर्मेट लेती हैं। और जो फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं वो आमतौर पे, और एक और चीज, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आमतौर पे लोग कहते हैं शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं, और जो फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं वो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं। ये एक यानी इसमें आपने ये याद रखनी है बात। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आमतौर पे क्या होती हैं, शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं और यूजुअली मेमो फॉर्मेट लेती हैं। जो फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं इनको ज्यादातर लॉन्ग रिपोर्ट कहते हैं। और वो जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है ना, इसके बारे में आपको बताया था, जिसके हिस्से हमने याद किए थे ना, ये सवाल सारे पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। लॉन्ग रिपोर्ट के पार्ट्स, जिसमें आपको प्रीफेटरी पार्ट्स, आपको बॉडी ऑफ जो क्या होगी उसका, और उसके सप्लीमेंट्री पार्ट्स, इस पे सवाल आते हैं, ठीक है। मैं आपको जब ये कराऊंगी अगले वीक इंशाल्लाह, इसका मैं एमसीक्यूज कराऊंगी, वहां पर आपको बहुत सारे सवाल ये पूछ लूंगी। तो यहाँ पर है जी, फिर हमने एक और चीज देखी कि अगर रिपोर्ट्स फॉर्मल हैं, चाहे वो बहुत लंबी ना भी हो, कोई बात नहीं, ये तो एक रूल था ना कि जी लंबी रिपोर्ट्स फॉर्मल होती हैं। इसको फॉर्मल इसलिए कहते हैं कि बड़ी फॉर्मेलिटी फॉलो करती हैं, टाइटल पेज बनता है, आगे उसकी समरी पहले लिखी जाती है, फिर रिपोर्ट शुरू होती है, और इसको बाइंड किया जाता है, जैसे कि एक बड़ी जबरदस्त फाइल बनती है इसकी। वो बात समझ में आ गई। इसके बाद इसकी टाइप्स में जो आपने याद रखना है, बेसिक 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं, वो है इंफॉर्मेशनल, एनालिटिकल। रिमाइंड करवा रही हूँ, रिवाइज करा रही हूँ। इंफॉर्मेशनल वो रिपोर्ट्स हैं जिनके पास रिकमेंडेशन नहीं होती, दे आर विदाउट रिकमेंडेशन। इनका पर्पज है सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करना, इंफॉर्मेशन देना, और आपका बॉस जो है वो आपसे फैसले नहीं पूछ रहा, ना पूछ रहा है कि मुझे रिकमेंड करो। आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनानी, उसमें रिकमेंडेशन का पार्ट नहीं होता। जो एनालिटिकल रिपोर्ट होती है उसके अंदर रिकमेंडेशन भी होती है।
अभी मैं इसके पार्ट्स आपको बताऊंगी तो उसमें बता दूंगी कि इसके अंदर किस तरह से लिखना है। फिर आपको ये भी बताया था कि आपको जब पेपर में सवाल आता है और वो आपको कुछ नहीं कहता, ना कहता इंफॉर्मेशन लिखो, ना लिखता एनालिटिकल लिखो, तो आपने रिकमेंडेशन दे डालनी है। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है इसमें रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है तो ना दो, उसके एंड में समरी छोटी सी बना देना। ये मैं आपको भी इसको रिवाइज करा दूंगी। अब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट और फॉर्मल रिपोर्ट्स और मजीद है। पहली तो बेसिक है ना इंफॉर्मेशनल एनालिटिकल कि जिसमें रिकमेंडेशन एक में नहीं है। फिर कुछ और टाइप्स हैं। ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये मिक्स करके मैंने सारी डाल दी है हेडिंग आपके आईसीएमई की बुक से भी और सीए की बुक से भी, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डेफिनेशन याद करना, लॉ के मुताबिक होती है, लॉ को फॉलो करती है। और ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है। इसका मतलब है लीगल बाइंडिंग इसकी होती है। लीगल बाइंडिंग का मतलब है कि कानून आपको जो कहता है, यानी आपने बताना होता है कि जी 6 माह हमारी कंपनी के रजिस्टर्ड हुए हो गए हैं, अब हमने एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनाकर इसको सबमिट करा है, या हम एनुअल रिपोर्ट सबमिट कराते हैं। इससे पूरी जो कंपनी है उसकी वर्किंग, उसकी प्रॉफिट, उसका लॉस, सारा कुछ सामने आता है। उसके बाद एक कंप्लायंस रिपोर्ट होती है, वो शो करती है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, और सबूत के तौर पर उसमें सब कुछ लिखा जाता है। कंप्लायंस का मतलब होता है फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलना, ओबीडियंस में आना। उसके बाद आपने इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये मैंने आपको बता दिया अभी। ये भी छोटी जो हेडिंग्स आ रही है उनमें भी आ जाती है, और मेन हेडिंग में भी आपको मैंने बता दिया, दोनों का एक ही मतलब है। आपने एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन देनी है, और रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखा है कि आपने इट डज नॉट मेक एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन डज नॉट मेक लिखा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है ये पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। एनालिटिकल रिपोर्ट में मैंने लिखा है कि इसके अंदर दे इंक्लूड सारी जो चीजें विद रिकमेंडेशन, ये मैंने आपको लिखा है। इसके बाद ड्यू डिलिजेंस एक रिपोर्ट होती है, जो कि पूरी आपकी जो आपके जो जो भी कंपनी में चीजें चल रही होती हैं, वर्किंग चल रही होती है, कि या या फायदे में जा रही है या लॉस में जा रही है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट होती है कि इस वक्त कंपनी की पोजीशन क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसको ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, पूरी रिसर्च जो होती है उसको कहते हैं। आप पढ़ लेना इसको भी ध्यान से। पीरियोडिक रिपोर्ट का मतलब है कि पीरियोडिक वाइज, यानी टाइम वाइज। हफ्ते की रिपोर्ट है वीकली, रोज की है डेली, फोर्टनाइटली 15 दिन की, 2 वीक्स की, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, ये डिपेंड करता है कि रिपोर्ट कब लिखी जा रही है, उसके नाम से इसको पीरियोडिक रिपोर्ट कहते हैं। फिर स्पेशल रिपोर्ट्स वो होती हैं जो रूटीन रिपोर्ट्स नहीं होती, मैंने बता दिया आपको, खास किसी मकसद के लिए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसके ऊपर आपने एक रिपोर्ट बना दी। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड, यानी मनी अफेयर्स, और उनकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट सारी उसमें देती है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है, जो कि आपको किसी वर्कर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर कि उन्होंने क्या काम किया है वो दी जाती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है, इसे प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहती हैं, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहती हैं, एक ही बात है। किसी काम की प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है उस पर आप रिपोर्ट बनाते हैं, उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट है, मैंने अभी बताया, साल के बाद लिखी जाती है, पूरी कंपनी की वर्किंग बताती है। आप इसकी बेशक रीडिंग कर लो सारा कुछ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट, आपको पता है ऑडिट होता है कंपनी का, जिसमें एक एक चीज देखी जाती है, एक एक पाई का हिसाब किया जाता है, कितना टैक्स पे करती कंपनी, कितने इसके वर्कफोर्स कितनी है, कितनी सैलरीज जाती हैं, ठीक है। उसके बाद होता है जस्टिफिकेशन रिपोर्ट। ये एक इंटरनल, इसे प्रपोजल कहते हैं, ये हायर मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जस्टिफिकेशन जो है वो डिसीजन के ऊपर कन्विंस करती है, जस्टिफाई करती है कि ये डिसीजन जो है आप कर रही हैं विच इज जस्टिफाइड, इट इज कन्विंसिंग। और जिस तरह के नाम जाहिर कर रहा है, ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट्स होती हैं, इन्हें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कहते हैं। आपने ये याद करना है। इंटरनल आप कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल बाहर, कंपनीज के बाहर। शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं, उसकी हेडिंग्स, ये वो थी हेडिंग्स जो मैंने आपको सिखाई थी कि आपने ये यूज करनी है जब आपने रिपोर्ट लिखनी है। टर्म ऑफ रेफरेंस, यानी किसने कहा रिपोर्ट बनाने को, इसका प्रोसीजर क्या है, और इसकी फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, ये आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, इट्स अबाउट 6 मिनट्स। और
मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी। जब जब स्टॉप करूंगी ना, तो मैं यहीं से आपको कल कंप्लीट कराऊंगी पहले ये टॉपिक सारा, ताकि एक चीज बीच में ना रह जाए। और फिर मैं आपको कल सिलेबस भी दिखाऊंगी, और सिलेबस में जो चीजें रह गई हैं उनको एक एक करके छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसके, उसका मैं कोई भी नाम दे दूंगी कि सिलेबस एरियाज जो है एंड में रह गई हैं, वो पॉइंट्स हम सारे कर लेंगे, ताकि कोई ऐसा टॉपिक ना रह जाए जो आपको ना आता हो। ठीक है? तो यहाँ पे टर्म ऑफ रेफरेंस आपने हेडिंग देनी होती है अपनी रिपोर्ट पर, या इसकी जगह इंट्रोडक्शन का लफ्ज भी देते हैं, मैंने आपको सिखाया था, आपको फॉर्मेट भी दिया है, आपके पास पीडीएफ फॉर्म में रिपोर्ट के पड़े हुए हैं स्पेसिमन, लेकिन उस सैंपल जो है, लेकिन मैंने जो आपको फॉर्मेट सिखाया था वो आपने फॉलो करना है। उसके ऊपर जो बने हैं थोड़े से आपको, यानी आप देख सकते हैं कि किसी राइटर ने किस तरह से उसको किया हुआ, कि कोई किसी ने किसी तरह, सब ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको सिखा दिया था वो बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका था। मैं फिर भी आपको एक दफा बता दूंगी। तो टर्म ऑफ रेफरेंस लिखा है कि किसने रिपोर्ट कही थी, उसकी डेट, जैसे अभी मैंने आपको मेमो लिखा है ना, दिस रेफर्स टू मेमो नंबर दिस डेटेड दिस, इसे भी टर्म ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक है? यानी मैंने कोई रेफरेंस दिया है कि कहाँ से ये मेमो लिख रही हूँ मैं, इसकी क्या पीछे कहानी है। ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद अगला प्रोसीजर, या इसकी जगह मेथोडोलॉजी का लफ्ज लगाते हो। इसमें आप बताते हो कि मैं किस तरह से मैंने इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। उसके बाद इसमें बताते हो कि मैंने, मेरा प्राइमरी सोर्स क्या था और मेरा सेकेंडरी सोर्स क्या था, ये भी बता सकते हो। प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है कि मैंने खुद जाकर डेटा इकट्ठा किया, इसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। और सेकेंडरी डेटा होता है जो लोगों ने इकट्ठा किया होता है, आप उसका रेफरेंस देते हो। उसके बाद कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपने रिपोर्ट को कंक्लूड करना है, और उसके बाद आपने रिकमेंडेशन देनी है। ठीक हो गया? तो ये हम ऐसा करेंगे। इट्स अराउंड, ये टाइम हो गया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लू किया था ना एरिया, मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि ये आईसीएमए की बुक से एक्स्ट्रा पार्ट था। सिर्फ मैं ज्यादा कॉन्शियस हूँ कि स्टूडेंट जो है वो ये ना सोचे कि मिस ने वो तो हमें बताया ही नहीं। तो अगर आप ये ब्लू वाला एरिया जितना भी लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो आप इसको एक दफा पढ़ सकते हो, क्योंकि ये कहाँ दिया हुआ है, आपकी उस बुक में। लेकिन जहाँ हाईलाइट किया उन्होंने, ये वाला डिडक्टिव डायरेक्ट प्लान, इंडक्टिव इनडायरेक्ट प्लान, ये आपने लाजमी याद करना है। और ये सिर्फ रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, ये लेटर्स का भी है। तो डायरेक्टिव या डायरेक्ट प्लान, और आपको मैंने क्या सिखाया था कि डायरेक्ट की जगह डिडक्टिव लग सकता है, इनडायरेक्ट की जगह इंडक्टिव लग सकता है, प्लान की जगह अप्रोच का लफ्ज भी कह सकता है। तो जो डायरेक्ट प्लान होता है उसमें मेन आइडिया पहले देना है, एक्सप्लेनेशन बाद में देनी है। तो डायरेक्टली आपने उनको हिट कर देना है। इनडायरेक्ट प्लान में आपने पहले सारा कुछ एक्सप्लेनेशन, सारा कुछ दे देना है, और जो उसका कंक्लूजन या उसका जो मेन आइडिया है वो आखिर में देना है। बस मैं कंक्लूड करती हूँ यहाँ पर अपनी बात, कल यहीं से शुरू करूंगी कि आप तब तक अपने क्लाउड पे जाके देखकर इसको रीड कर लो कि, और जब मैं बोलती हूँ ना बच्चों, वो फोकस्ड होता है कि इसके ऊपर एमसीक्यूज वगैरह जो कि आने के चांसेस होते हैं, वो चीजें मैं आपको हाईलाइट ज्यादा करती हूँ। अब मैं ये आपको बताती चलूं कि छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि अगर आपने कहीं पर जाकर, किसी से मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि आपने कुछ आउटलेट्स खोलने हैं, 5 स्टेशंस पे आप गए, आपने सारी रिसर्च कर ली, और आपको 5 में से 3 में खोलने हैं, तो आप अपने बताओगे बॉस को, अपने जिसने इसको आपकी रिपोर्ट मांगी है आपसे, उसको आपने बताया है कि जी मैंने सर्वे कर लिया है, और 3 स्टेशन, स्टेशन ए बी सी, यानी शहरों के नाम, आपने 3 शहरों के नाम लिखे कि ये मैंने बेस्ट पाए हैं। आपने ये पहले लिखा, और उसके बाद क्यों बेस्ट पाए हैं उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाई हुई है कि मैं वहां गया, वहां ये पता चला, वहां पे मार्केट ऐसे नहीं है हमारे बिजनेस के लिए, और सारे शहरों का एनालिसिस तुमने दे दिया। तो लेकिन तुमने खबर पहले दे दी है, मेन आइडिया या कंक्लूजन पहले दे दिया। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लान, डिडक्टिव प्लान, डिडक्टिव अप्रोच। अगर तुमने पहले कहा कि सर मैंने आपके कहने पे रिपोर्ट लिखी, मैंने सर्वे किया है, देखिए सर्वे ऑफ ये मुल्तान, फिर सियालकोट, फिर इस्लामाबाद, कोयटा, आपने सारे किए, फिर एंड में कंक्लूजन देते हो, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्लान, जिसमें आपने पहले पूरी बात समझाई है, देन कंक्लूड किया। यही बात आप खतों में कर सकते हो, और यही बात आप इसमें कर सकते हो। डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच पे सवाल आपको एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है?
तो ये आपने करना है ध्यान से। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैं इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ी-सी वर्किंग कर लूँगी आपके लिए कि मैं जो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, ये मैं एक पेज पे लिखकर एंड में जाकर आपके साथ शेयर कर लूँगी कि इनको मिस नहीं करना आपने, इसको कर लेना है। ठीक हो गया? कल हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह जो है एमसीक्यूज़ भी कल करेंगे। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।